हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बेसिकली करेंगे नॉसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज अब एग्जाम का टाइम बहुत नियर आ गया है। सो अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो गई है। सो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हम प्यारा सा कोड पढ़ेंगे, दैट इज you don't have to study for whole day, you just have to study well for the hours you have. It means कि हमें क्वालिटी वाली स्टडी पे फोकस करने हैं। वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी स्टडी, नॉट क्वांटिटी कि लाइक हमने आज 15 घंटे पढ़ लिए, 16 घंटे पढ़ लिए, 18 घंटे पढ़ लिए। मैटर ये करता है कि आपने जितनी देर पढ़ा है वो क्वालिटी पढ़ी, आपने फुल फोकस होके पढ़ा है, ये जस्ट आप पढ़ रहे थे, आपका लाइक माइंड कहीं और था एंड आपके लाइक माइंड कहीं और था, अब जस्ट लाइक बैठे हुए थे, बुक आपके सामने था एंड माइंड कहीं और था। सो ये नहीं होता है। यू हैव टू स्टडी विथ फुल फोकस during this time. Okay, so start with the topic, that is the first question is nursing officer is taking mental status examination okay, in a patient and ask difference between apple and orange. समझ आया आपको? उन्होंने क्या बोला कि नर्सिंग ऑफिसर इज टेकिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रही है एक पेशेंट पे एंड शी आस्क की डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज. व्हाट parameter is checking by asking this question? Is it comprehension, abstraction, intelligence और ambivalence? तो देखो, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए थोड़ा ओवर थ्रू करवा दूँ कि डेट इज़ फर्स्ट हम चेक करते हैं अपीयरेंस. हमने किसी को देखा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अपीयरेंस देखते हैं. हम अपीयरेंस चेक करते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं कि लाइक उसका ग्रूमिंग कैसा है, पोस्चर कैसा है, प्रॉपर लाइक क्लीनलीनेस है या फिर ऐसे गंदा संदा सा है ना, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट या लाइक जब बातें कर रहे तो ऐसी अजीब अजीब सी मूवमेंट कर रहा है ना. सो प्रॉपर अपीयरेंस एंड बिहेवियर देखते हैं. सेकेंड हम वो देख लिया था, हम स्पीच देखते हैं. स्पीच में हम देखते हैं रेट, वॉल्यूम, टोन, कोहेरेंस है ना, कैसा स्पीड है, कोहेरेंस है या नहीं है, स्लर है, प्रेशर वाला है ना. सो स्पीच हम देखते हैं. देन हम मूड देखते हैं और अफेक्ट देखते हैं. मूड क्या है? मूड इज द सब्जेक्टिव. हम पूछते हैं कि आपका मूड, आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसे हो, है ना. सो हम पूछते हैं सब्जेक्टिव. एंड अफेक्ट में हम ऑब्जेक्टिव बाई ऑब्जर्व करके हम देखते हैं कि यस लुक फॉर फ्लैट लबाइल है ना, कैसा है, लाइक सैड है, कैसा है. सो अफेक्ट में हम ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं बाई ऑब्जर्वेशन. अफेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जर्वेशन करके. एंड मूड सब्जेक्टिव मतलब हम पूछते हैं कि हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है ना. थॉट प्रोसेस चेक करते हैं. थॉट प्रोसेस में लाइक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, लाइक हम कुछ पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो. सो लाइक हम चेक करते हैं कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो नॉर्मल है या फिर वो टेंजेंशियल है, सर्कमस्टेंशियल है या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है. टेंजेंशियल की मतलब हमने कुछ पूछा, लेट्स सपोज मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस कहाँ है, तो वो मुझे एड्रेस बताने की जगह वो कुछ और ही टॉपिक बताने लगा. लाइक मैं मार्केट गया था, मैंने वहाँ पे आम देखे, मुझे आम बहुत पसंद है, मुझे अपने बचपन का याद दिलाता है आम, है ना. लाइक मैंने जो चीज़ पूछा उसका आंसर वो नहीं देगा और घुमा फिरा के कहीं और ही चला जाएगा. डेट इज टेंजेंशियल, कहीं और ही चला गया, है ना. सर्कमस्टेंशियल में क्या होगा कि जो हम पूछेंगे वो बताएगा, तो वो एट द एंड बताएगा, बट उससे पहले वो बहुत घुमाएगा फिराएगा, लाइक काइंड ऑफ की जो एक बर्ड्स है वो एक ट्री से दूसरी ट्री, दूसरी ट्री से तीसरी ट्री, ऐसे ऐसे घूमती रहती है. ठीक है. सो जो आप पूछोगे वो बताएगा एट द एंड. लाइक आप कहाँ रहते हो, वो पहले बोलेगा कि लाइक मैं मार्केट गया था, वहाँ मुझे आम मिली, फिर आम मैंने खाया, फिर दोस्तों के घर गया, फिर लास्ट धीरे 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 जाके बताएगा कि यस मेरा एड्रेस यहाँ पे है. ठीक है ना. सो टेंजेंशियल में वो एड्रेस बताएगा ही नहीं, लाइक ऑफ द टॉपिक हो जाएगा. बट सर्कमस्टेंशियल में वो टॉपिक जो आपने पूछा है वो बताएगा, बट बहुत घुमा फिरा के, लाइक बहुत राउंड राउंड घुमा के बताएगा, ऐसे समझ लो. फ्लाइट ऑफ आइडियाज में लाइक कि उसको ऐसे लाइक जो आप पूछोगे ना उससे वो रिलेटेड अदर चीजें बता देगा, है ना. लाइक आप कहाँ रहते हो, सो लाइक मैं यहाँ पे रहता हूँ, ऐसे बोलेगा लाइक मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास मार्केट है, मार्केट में आम बिकते हैं, आम आम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पे बहुत बहुत भीड़ भाड़ थी, भीड़ देखकर मुझे ऐसे अपना लाइक कोई बता देगा, कोई लाइक कंसर्ट की याद आ गई, वहाँ पे म्यूजिक था, म्यूजिक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे गिटार खेलना अच्छा लगता है. ऐसे लाइक बहुत फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ऐसे रैंडमली बहुत आइडियाज आएंगे. दैट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज. सो थॉट प्रोसेस चेक करते हैं. देन थॉट कंटेंट चेक करते हैं कि वो डिल्यूजन है, लाइक टाइप्स ऑफ डिल्यूजन होता है ना, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, है ना. सो ये सारा हम चेक करते हैं कि उसका कंटेंट कैसा है, जो आप पूछ रहे हो वो लाइक कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया. उसको किसी पर शक है तो लाइक परसिक्यूशन, है ना. सो डिल्यूजन हम चेक
चेक करते हैं। उसके अलावा हम परसेप्शन चेक करते हैं। परसेप्शन में लाइक हेलुसिनेशन, इल्यूजन, हम पूछते हैं कि आपको कुछ दिखता तो नहीं है ना, लाइक हम आपको वहाँ पे कुछ दिखता है, आपको कुछ ऐसा सुनाई तो नहीं देता है। सो परसेप्शन चेक करते हैं। कॉग्निशन चेक करते हैं। कॉग्निशन में हम बेसिकली ओरिएंटेशन चेक करते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो, आपका नाम कहाँ है, आज डेट कौन सी है। सो ओके, सो ओरिएंटेशन चेक करते हैं। मेमोरी और अटेंशन चेक करते हैं। लाइक हम पूछते हैं कि कुछ भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, कुछ इजी सा पूछ लेते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है ना। सो ऐसा मेमोरी और अटेंशन चेक करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन चेक करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में क्या है ना कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू थिंक कॉन्सेप्टुअल, मतलब कि हम लाइक पूछेंगे कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये इट इज अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एबिलिटी टू थिंक कॉन्सेप्टुअली इज एब्स्ट्रैक्शन। इनसाइट में हम लाइक अवेयरनेस ऑफ इलनेस, हम उससे पूछेंगे आपको क्या बीमारी है, आपको क्या है ना। सो अवेयरनेस चेक करते हैं। और जजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लाइक हम पूछेंगे कि लेट्स सपोज यहाँ पे आग लग गई तो आप क्या करोगे, है ना। सो दिस इज जजमेंट। सो ये कुछ चीजें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में पूछते हैं। सो इन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने पेशेंट से पूछा, नर्सिंग ऑफिसर ने, कि एप्पल और ऑरेंज के बीच में क्या डिफरेंस है। उससे वो क्या चीज़ें असेस कर रही है, उससे वो एब्स्ट्रैक्शन असेस कर रही है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि थिंक लॉजिकली, थिंक एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि होता है थिंक कॉन्सेप्टुअली, मतलब कि एप्पल और ऑरेंज में क्या डिफरेंस है, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन हम चेक करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज कॉज ऑफ पेनलेस ब्राइट कलर्ड वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 24 वीक सजेस्ट टू इट इज प्लेसेंटा प्रेविया। वेरी सिंपल, पेनलेस बोला है ना, ब्राइट कलर ब्लीडिंग है एंड इट इज पेनलेस, है ना। इट इज अ क्लिनिकल साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया का क्लिनिकल फीचर, इट इज पेनलेस ब्राइट कलर वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर 24 वीक। अब्रेप्सिया प्लेसेंटा में कैसा होता है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। सो ये आपको समझ में आ गया। दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कैन बी प्लेस्ड इन ILR। ILR क्या है, ILR इज द आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। क्या है ये, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर है। सो आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में क्या रखते हैं, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में हम फूड एंड वाटर रखते हैं, बायोलॉजिकल टिश्यूज रखते हैं, या फिर अदर ड्रग्स रखते हैं, या फिर अनफ्रोजन आइस पैक्स रखते हैं। सो देखो, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में हम बेसिकली हम क्या स्टोर करते हैं, वैक्सीन स्टोर करते हैं। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं हम इसमें, वैक्सीन स्टोर करते हैं, ठीक है। इसमें वैक्सीन नहीं दे रखा तो वैक्सीन प्लस कुछ ड्रग्स होते हैं जो लाइक हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उसको भी हम स्टोर करके रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आंसर क्या होगा, सी होगा, अदर्स ड्रग्स, है ना। ये अनफ्रोजन आइस पैक या फिर बायोलॉजिकल टिश्यूज या फूड एंड वाटर नहीं रखते हैं, ठीक है। देन अदर MCQ इज एग्जाम्पल ऑफ गेटवे ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। तो गेटवे का मतलब क्या होता है, गेटवे मतलब कि जो ऐसा सब्सटेंस जो आपको हैबिट दे, हैबिट बनाने वाली, हैबिट मेकिंग सब्सटेंस। हाँ, हैबिट मेकिंग सब्सटेंस इज नोन एज गेटवे। मतलब आपको एक गेट ओपन कर रही है, एक गेट वे दे रही है, एक रास्ता दे रही है, किसके लिए, फॉर सब्सटेंस एब्यूज। तो मतलब कि हैबिट फॉर्मिंग जो आपको सब्सटेंस एब्यूज के लिए हैबिट फॉर्म कर रही है, दैट इज द गेटवे। वो क्या होती है, स्मोकिंग होता है, अल्कोहल होता है, या कैनबिस होता है। सो देखो, निकोटिन होती है, निकोटिन तो होता ही होता है, प्लस हमारा अल्कोहल भी होता है जो कि हैबिट फॉर्म कर देता है और आपको सब्सटेंस अब्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल होता है, प्लस मरीजुआना, आपने सुना होगा मरीजुआना, डेट इज कैनबिस। मरीजुआना क्या है, डेट इज कैनबिस। सो ये सारे के सारे क्या है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है। स्मोकिंग में क्या होता है, निकोटिन होता है, तो ये भी है। अल्कोहल तो है ही है, और कैनबिस, मरीजुआना, ये भी है। सो ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है। ये 2022 में ये वाला पेपर आ रखे हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following conditions indicate to improvement in rheumatic fever। so rheumatic fever में उन्होंने बोला कि इन कौन से कंडीशन आपको लग रहा है कि हाँ rheumatic fever में धीरे धीरे improvement हो रहा है। so increase nuclear antibody, increase C reactive protein, WBC count 11,000 cell per mmQ, decrease erythrocyte sedimentation rate। देखो CRP और हमारा ESR,
ये दोनों लाइक इन्फ्लेमेटरी वो है जिससे हमें पता चलता है कि लाइक रिमेटिक फीवर में हम सीआरपी भी चेक करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी चेक करते हैं और ईएसआर भी चेक करते हैं, दोनों एलिवेट होते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, ठीक है ना। सो इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इट मीन्स इट इज नॉट इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। और डी, या तो हमारा बी हो सकता था आंसर या तो डी हो सकता था, बट बी में उन्होंने क्या बोला, इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, तो आंसर ये गलत है। एंड डी क्या बोला उन्होंने, डिक्रीज इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इट मीन्स यस दिस इज द इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तभी तो ईएसआर काउंट, ईएसआर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो आंसर क्या होगा, डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजुअली यूज्ड। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि रिसर्च से रिलेटेड है। इन्होंने बोला है कि असेसमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, तो सिंपल है, PDCA टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो उसमें क्या है, प्लान, डू, चेक, एक्ट, आंसर बी इज द करेक्ट। हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, देन उसमें हम देखते हैं कि क्या चेंजेस करना है, देन उसको हम करते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं कि येस इट इज लाइक गुड है या नहीं है, देन उसको एक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। सो सिंपल है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। अ बेबी ऑपरेटेड फॉर क्लेफ्ट लिप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यूज्ड फॉर फीडिंग। तो देखो क्लेफ्ट लिप हुई है, तो उन्होंने बोला कि कौन सा चीज हम यूज करेंगे फॉर फीडिंग द बेबी। सो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है, तो हमें ऐसा यूज करना है जिससे बेबी को क्या हो, बेबी को बेसिकली वो वहाँ पे जो सर्जरी वाली जो एरिया है ना, वहाँ पे प्रेशर न लगे, ठीक है ना, प्रेशर न लगे। सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे बल्ब सिरिंज विथ रबर टिप, और सॉलिड फीडिंग, और गैस्ट्रिक लवास, और बॉटल फीडिंग। तो देखो सॉलिड फीडिंग से, गैस्ट्रिक लवास से, बॉटल फीडिंग से क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर लगेगा। हम बेबी में क्या यूज करते हैं, वी यूज बल्ब सिरिंज विथ रबर टिप, इससे वहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम लगेगा। सो आफ्टर क्लेफ्ट लिप सर्जरी हम यूज करते हैं बल्ब सिरिंज विथ रबर टिप, ठीक है। Next question is a study conducted among 300 people. Okay, 100 who are affected by lung cancer and 200 who are smokers not affected by lung cancer. What type of study design is represented here? तो देखो एक स्टडी हुई है 300 लोगों में, जिसमें 100 पीपल क्या है, 100 पीपल ऑलरेडी उनको लंग कैंसर हो रखा है, ठीक है, एंड 200 पीपल जो है जो कि स्मोकर है। तो उन्होंने बोला कौन सी स्टडी है ये, कोहोर्ट स्टडी है, फील्ड ट्रायल स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, और क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। सो इट इज केस कंट्रोल स्टडी। क्यों, केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है ना कि हम जो डिजीज होते हैं, डिजीज को ही हम लेते हैं एज अ केस, एंड हम स्टडी करते हैं कि उसमें जो एक्सपोजर कितना, एक्सपोजर का उसमें कितना लाइक एक्सपोजर उसमें हुआ था कि नहीं हुआ था, उसकी वजह से उसमें डिजीज हुआ है या क्या हुआ था, है ना। तो देखो इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 100 पीपल क्या लिया है, डिजीज का लिया है। सो केस मतलब उन्होंने केस कितना लिया है, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। उन्होंने केस लिया है, उन्होंने केस लिया 100, उन्होंने केस लिया, केस क्या है, लंग कैंसर, ठीक है, लंग कैंसर। एंड कोहर्ट कितने लिए है, कोहर्ट मतलब कि विदाउट लंग कैंसर 200 पीपल लिए है ना। सो इसमें मतलब कि ये लोग क्या है, 200 लोग एक्सपोजर है। एक्सपोजर किसके हैं, एक्सपोजर है हमारे स्मोकर के। तो वो स्टडी ये करना चाहते हैं कि ये जो 100 लोग ने मतलब कि जो स्टडी है थोड़ा बैकवर्ड जा रही है, कि मतलब डिजीज हो रखी है, देन स्टडी कर रहे हैं कि उनमें एक्सपोजर हुआ था कि नहीं हुआ था। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। ये ना इंपॉर्टेंट है, जो कोहर्ट स्टडी हो गया, केस कंट्रोल स्टडी हो गया, फील्ड ट्रायल, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये रिसर्च में भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये थोड़ा सा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आ जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ COPD पेशेंट अमाइनोफाइलिन हैज गिवन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग। अमाइनोफाइलिन क्या है, अमाइनोफाइलिन इज अ ब्रोंकोडाइलेटर। ये जो हमारा ब्रोंकस है उसको क्या करता है, डायलेट करता है, सिंपल, इट इज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज्ड इन फॉर COPD पेशेंट। एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय डीपर एंड फास्टर एंड पीरियड ऑफ एपनिया इट इज यूजुअली सीन इन। इन्होंने क्या बोला है कि जो ब्रीदिंग है वो क्या हुआ, डीपर हुआ, फास्टर डीपर हुआ, देन पीरियड ऑफ अपनिया हुआ, देन अगेन सेम सिचुएशन आया। तो ये क्या, ये किसका एग्जांपल है, तो मैंने आपको जब वाइटल साइन पढ़ाया था, रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था कि इट इज द एग्जांपल ऑफ चीनी स्टोक रेस्पिरेशन। चीनी स्टोक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो आपको जो ब्रीदिंग पैटर्न है ना वो डीपर होगा, एंड देन पीरियड ऑफ अपनिया आएगा, देन अगेन फिर सेम लाइक रिवाइज होगा, ठीक है ना। बायोट्स रेस्पिरेशन और चीनी स्टोक रेस्पिरेशन में कंफ्यूज मत होना। बायोट्स रेस्पिरेशन
में कुछ इसी तरीके का होता है कि लाइक डीपर एंड फास्टर होगा, बट इसमें क्या होगा, इरेगुलर होगा। लाइक ऐसा नहीं होगा कि इसमें क्या होगा, रेगुलर होगा देन एपनी आएगा। इसमें कुछ रेगुलर नहीं होगा, लाइक अब लाइक इरेगुलर होगा, इरेगुलर डीपर एंड फास्टर होगा देन एपनी आएगा। दैट इज अ बायोट्स रेस्पिरेशन। एंड कुस्मॉल में तो लाइक डीप लेवल ब्रीदिंग होता है, दैट इज डिफरेंट। एंड पैराडॉक्सिकल में क्या होता है कि लाइक आप जब इनहेल करोगे तो चेस्ट अप, लाइक इनहेल करते तो हम क्या होता है, चेस्ट अप होता है, एंड एक्सहेल करते तो चेस्ट डाउन होता है। इसमें अपोजिट होगा, पैराडॉक्सिकल होगा, अपोजिट होगा। सो दैट इज द डिफरेंट। तो आंसर क्या होगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन एग। एग में क्या क्या है, आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन सी है, फैट है, क्या है। सो देखो आयरन में क्या क्या होता है। आयरन में हमारा प्रोटीन तो होता ही होता है, सबको पता है। आयरन में प्रोटीन होता है, आयरन में फैट भी होता है, आयरन में विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी तो बहुत ही अच्छा सा होता है, ठीक है ना। सो ये सारे कंटेंट हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है ना। सो और आयरन भी होता है। आयरन जो हमारा एग यॉक होता है ना, एग यॉक में बेसिकली आयरन अच्छा सा होता है, ठीक है ना। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे एग में होते हैं। सो विटामिन सी नहीं होता है ना, तो आंसर क्या होगा, सी। विटामिन सी बिल्कुल नहीं होता है एग में। आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन सी नहीं होता है। इन अ फीमेल पेशेंट मोडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी हैज बीन डन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी रिमूव्ड इन दिस टाइप ऑफ सर्जरी। ठीक है, एक फीमेल पेशेंट है, उसमें रेडिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी हुई है, तो मतलब कौन कौन से पार्ट को रिमूव किया गया है। सो देखो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी में ब्रेस्ट टिश्यूज भी लेंगे, ठीक है, निप्पल भी रिमूव करेंगे, एरियोला भी रिमूव करेंगे, और के साथ में थोड़ा बहुत जो एक्सिलरी टिश्यूज होते हैं ना, उसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। सो एरियोला भी रिमूव करते हैं, निप्पल भी रिमूव करते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू भी रिमूव करते हैं, मतलब क्या आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा बहुत एक्सिलरी टिश्यूज, जो नियर बाई एक्सिलरी टिश्यूज होते हैं, उसको भी रिमूव करते हैं इन मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट इज इन शॉक, पेशेंट शॉक में है, विच पैरामीटर्स विल बी यूज्ड टू असेस different organ tissue perfusion. So very simple, always assess map, not systolic blood pressure, not diastolic blood pressure, not oxygen saturation, not temperature. हम मीन एट्रियल प्रेशर मेजर करते हैं, मीन एट्रियल प्रेशर मेजर करते हैं, एंड इट शुड बी मोर देन 65 mmHg। अगर ये 65 mmHg से, इट मीन्स की ऑर्गन है वो अच्छे से परफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना, जो टिश्यू है वो अच्छे से परफ्यूजन हो रही है। तो हम क्या मेजर करते हैं, मैप मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड अदर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल मूवमेंट कॉल्ड। वेरी सिंपल, इट इज एनिडोनिया, वेरी वेरी सिंपल, एनिडोनिया। मैंने बताया है कि साइकेट्रिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें मैंने बताया कि जो टर्म्स है ना, लाइक एनिडोनिया है ना, परसिपरेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, उसके टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है इन साइकेट्री में, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल मूवमेंट, मतलब कि पहले मुझे उसमें आनंद आता था, पहले मुझे टीवी देखना अच्छा लगता था, बट अब मुझे टीवी देखना अच्छा नहीं लग रहा है। सो दैट इज नोन एज एनिडोनिया। पहले वही चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, मज़ा आता था करने में, बट अब मज़ा नहीं आ रहा। सो दैट इज नोन एज एनिडोनिया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट शुड बी डन फ्रॉम मिड स्ट्रीम यूरिन, फर्स्ट स्ट्रीम यूरिन, एनी टाइम इन द डेज, लास्ट स्ट्रीम यूरिन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, इट इज मिड स्ट्रीम यूरिन। ऑलवेज फॉर क्या बोलते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम हमेशा क्या कलेक्ट करते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन। एंड इफ इन केस अगर पेशेंट को क्या बोलते हैं, अगर इन केस पेशेंट को क्या लगा हुआ है, फॉलीज लगा हुआ, दिस इज फॉलीज, लेट सपोज दिस इज द फॉलीज, दिस इज द बाइफर्केशन है ना, फॉलीज का बाइफर्केशन है, और यहाँ से ये पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट है, लेट सपोज यहाँ ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये बैग लगा हुआ है, दिस इज द बैग है ना, और दिस इज द बैग, और ये यहाँ पे हमने क्या किया है, इंस्टिल किया है, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इंस्टिल किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या इंस्टिल किया है, स्टेराइल वाटर इंस्टिल किया है। सो ये बलून, लाइक बलून इन्फ्लेटिंग वाला है। तो हम कहाँ से यूरिन कलेक्ट करेंगे, अगर आपको फॉलीज से पूछ ले कि फॉलीज से हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी का यूरिन हमें कलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो मिड स्ट्रीम यूरिन, लाइक हम पेशेंट को थोड़ा बोलेंगे कि यस आप होल्ड करो एंड देन अप करो, है ना, एंड बैग से तो कलेक्ट करना ही नहीं है, इट इज लाइक एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बैग से पूरा ही गंदा आएगा, पूरा ही जो कल्चर है वो एकदम बिल्कुल ही गलत आएगा। तो कैसे कलेक्ट करना है, ये पेशेंट से, ये पेशेंट का एंड है, ठीक है, ये पेशेंट के पास जा रहा है, यहाँ पे यूरेथ्रा के पास, सपोज यहाँ पे यूरेथ्रा में चला गया पेशेंट के पास, तो ये हमारा बैग है, ये हमारा बाइफर्केशन है। तो कहाँ पे कलेक्ट करना है हमें, ये जो बाइफर्केशन है ना, बाइफर्केशन के जस्ट अबव हमें यूरिन का जो ड्रेनिंग पोर्ट है ना, ये जो हमारा बैग लगा हो, उसके साइड वाले लेटरल साइड में हम साइड पे हम पंक्चर करके यूरिन एस्पिरेट करेंगे बाय नीडल, वेरी इंपॉर्टेंट।
फॉलीज में कैसे करेंगे हम, जो यूरिन ड्रेनिंग पोर्ट है, जो यूरिन ड्रेनिंग पोर्ट है उसमें लेटरल साइड पे हम क्या करेंगे, नीडल से एस्पिरेट करेंगे इन लेटरल साइड। उससे पहले हमें किससे, हमें 70% अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। देन उसको लेट इट ड्राई, 15 सेकंड तक हमें क्लीन करना है। देन 15 सेकंड तक लेट इट ड्राई, देन वी हैव टू एस्पिरेट द यूरिन बाय एस्पिरेशन मेथड। कैसे, बाय एस्पिरेशन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाई एस्पिरेशन मेथड हमें फॉलीज से कलेक्ट करना है। अगर पेशेंट वॉइडिंग सेल्फ है, खुद से यूरिन कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि आपको मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है, मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। आई थिंक आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट ब्राउट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेंट ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर। ओके, पेल्विक फ्रैक्चर हो गया पेशेंट को। द एक्सट्रीमिटी इज इमोबिलाइज्ड with Thomas splint and patient kept on bed rest to prevent external rotation, to prevent the fracture, to prevent the fat embolism, to prevent the further injury। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है जिसको पेल्विक फ्रैक्चर हो रखा है। ओके, द एक्सट्रीमिटी इज इमोबिलाइज, और कहाँ पे रखा, थॉमस स्प्लिंट पे रखा है, टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ये यूज करते हैं सो दैट एक्सटर्नल रोटेशन होके और फर्दर इंजरी ना हो, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, उससे पहले है प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगा उसकी वजह से फिर फर्दर इंजरी नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, देख रहे हो आपको किस तरीके का एमसीक्यू हमारे नॉसेट में आता है। दिस इज द लाइक प्योरली 2022 में ये सारा एमसीक्यू आ रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which vitamin supplementation gives to pregnant mother for prevention of neural tube defect? NTD is the neural tube defect. It is very 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 simple. It is folic acid, सबको पता है। folic acid is used to prevent the neural tube defect, हम mothers को देते हैं, ठीक है ना। what is the WHO step analgesic ladder scale except? तो इन्होंने बोला है कि WHO स्टेप लैडर, जो एनाल्जेसिया मतलब पेशेंट को जो पेन होता है ना, उसको पेन कंट्रोल करने के लिए WHO स्टेप एनाल्जेसिया लैडर होता है। उसमें क्या होता है ना, उसमें लाइक अकॉर्डिंग टू पेन, जो हमारे पेन का जो स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग लाइक माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन, उसके अकॉर्डिंग लाइक अलग अलग ड्रग्स यूज करते हैं। लाइक माइल्ड पे क्या यूज करना है, मॉडरेट पे क्या यूज करना है। सो अगर स्टेप वन मतलब कि माइल्ड पेन होगा, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स लाइक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया, लाइक ये हमारा कि पैरासिटामोल, ये सारा यूज करते हैं। स्टेप 1 में नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं माइल्ड पेन के लिए, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 इज द मॉडरेट पेन। मॉडरेट पेन में हम क्या यूज करेंगे, वीक ओपियोइड्स यूज करेंगे, लाइक ट्रेमाडोल हो गया, है ना, ट्रेमाडोल। सो स्टेप 2 में हम फॉर मॉडरेट पेन के लिए हम वीक ओपियोइड्स यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3 में लाइक सीवियर पेन है पेशेंट को, तो हम स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स यूज करेंगे, लाइक कि मॉर्फिन हो गया, है ना, मॉर्फिन हो गया, फेंटेनिल हो गया, है ना। सो वो सब कुछ यूज करेंगे। स्टेप 4 में लाइक बहुत अनकंट्रोलेबल अनबियरेबल पेन होगा, उसमें हम लाइक इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट होती है, लाइक नर्व ब्लॉक, PCA पंप, स्पाइनल कोड स्टिमुलेशन, ये सारा होता है। स्टेप 1 2 3 4 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, ठीक है। स्टेप 1 में हम नॉन ओपियोइड्स, देन हम स्टेप 2 में लाइक कि बहुत लाइक क्या बोलते हैं, माइल्ड वीक ओपियोइड्स यूज करेंगे, देन हम स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, स्टेप 1 नॉन ओपियोइड्स एनाल्जेसिक फॉर सीवियर पेन एंड परसिस्टेंट। सो बिल्कुल गलत, सही बोला उन्होंने, नॉन ओपियोइड्स तो यूज करेंगे बट इट इज फॉर माइल्ड पेन नॉट सीवियर पेन। सो ये गलत है हमारा। Step 1 non opioids analgesic for mild pain, yes it is correct. Step 2 weak opioids for moderate pain, yes it is also correct. Step 3 is strong opioid for severe and persistent pain, so ये भी सही है। तो उन्होंने क्या बोला था कि all are true except मतलब कि A, तो आंसर क्या होगा, A is the correct answer, क्योंकि A क्या है, A गलत है तो A is the answer, ठीक है। उसके बाद अ डॉक्टर ऑर्डर अ ड्रग डोज 75 mg OD, यू हैव 125 mg पर 1.2 ml इंजेक्शन अवेलेबल, देन हाउ मेनी ml शुड बी गिवन टू द पेशेंट। वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल, ऑलरेडी मैंने कितनी बार ये बता रखा है। देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी ml शुड बी गिवन टू पेशेंट। डॉक्टर ऑर्डर कितने हैं, डॉक्टर ऑर्डर इज 75 mg। डॉक्टर ऑर्डर इज 75 mg। 75 mg क्या है, डॉक्टर ऑर्डर है, एंड वो अवेलेबल कितने हैं, यू हैव 125 mg पर 1.2 ml, है ना। 125 mg मतलब कि वो जो ड्रग है वो ड्रग अवेलेबल
ड्रग अवेलेबल कितना है, दैट इज 120 mg, राइट, 125 mg, 125 mg एंड कितने क्वांटिटी में है, 1.2 ml की क्वांटिटी में है, यही है ना, हाँ यस। सो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, कितना ml आपको देना है, दैट इज डी बाई ए इंटू क्यू, डी बाई ए इंटू क्यू। डी मतलब कि ड्रग जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया, ए मतलब ही अवेलेबल, कितना अवेलेबल है, एंड क्यू मतलब कि कितने क्वांटिटी में है। सो डी कितना है, डॉक्टर कितना ऑर्डर किया है, 75 mg किया है, कितने में अवेलेबल है वो, 125 mg में अवेलेबल है, एंड कितनी क्वांटिटी में है, 1.2 ml की क्वांटिटी में है। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर। कितना सिंपल था एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी every time one MCQ from drug calculation. If you have doubt you can study, like मैंने already अपने fundamental of nursing वाले सीरीज में ड्रग कैलकुलेशन से each and everything related to ड्रग कैलकुलेशन से जो आ सकता है मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डॉक्टर ऑर्डर 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन उन्होंने ऑर्डर किया है फॉर अ 2 years old बेबी, इंक्लूड्स मिथोट्रेक्सेट 100 mg, हाइड्रोक्सीजिन 50 mg, पैरासीटामोल 150 mg टू गिव ओडी। ओके, ऑल मेडिसिन अवेलेबल इन 100 mg पर ml इंजेक्शन, कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड डोज फॉर द पेशेंट। सेम क्वेश्चन, ओनली द की कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा कर दिया है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि एक 2 साल का बच्चा है जिसको 3 मेडिसिन दे रहे हैं, क्या क्या, मिथोट्रेक्सेट दे रहे हैं, मिथोट्रेक्सेट दे रहे हैं, ठीक है, मिथोट्रेक्सेट दे रहे हैं, कितना, 100 mg, हाइड्रोक्सीजिन दे रहे हैं 50 mg, ठीक है, ये 100 mg दे रहे हैं, और हाइड्रोक्सीजिन दे रहे हैं 50 mg, और क्या दे रहे हैं, और पैरासीटामोल दे रहे हैं 150 mg, ठीक है ना। और ये जो मेडिसिन है वो कितने में अवेलेबल है, सारे 100 में, ये भी 100 में है, ये भी 100 mg में आता है, और ये भी 100 mg में आता है, एंड सबकी क्वांटिटी भी कितने हैं, 1 ml में सारे आते हैं। तो उन्होंने बोला टोटल कितना ड्रग, कितना टोटल डोज कितना हम बेबी को देंगे, उन्होंने यही पूछा है। तो सिंपल वही डोज का सेम फॉर्मूला कि डी बाई ए इंटू क्यू, सो 100 बाई 100 इंटू 1, क्योंकि 100 डॉक्टर ने बोला है, 100 वो अवेलेबल है, इंटू क्वांटिटी 1 है, सो क्या हो जाएगा, 1 mg देंगे। हाइड्रोक्सीजिन का क्या हो जाएगा, 50 बाई 100 इंटू 1। वैसे ही पीसीएम का कितना हो जाएगा, पीसीएम का भी सेम 150 बाई 100 इंटू 1, ठीक है। सो सबको कैलकुलेट करके प्लस कर दोगे, सो आपका आंसर आ जाएगा कितने mg उस बच्चे को देना है। तो बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंदी होगा, लाइक एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉजिटिव सिम्टम्स एंड व्हाट इज नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है ना, कि जैसे कि वी आर द नॉर्मल पर्सन, पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव मतलब कि एडेड, मतलब वो चीज़ हम में नहीं है, वो उनमें है, दैट इज अ पॉजिटिव सिम्टम्स। मतलब एक स्किज़ोफ्रेनिया का पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, मतलब वो सिम्टम्स मेरे में नहीं है, वो उस स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में है, मतलब पॉजिटिव है, एडेड है। नेगेटिव मतलब कि वो मेरे में है बट उसमें नहीं है। नॉर्मल पर्सन में वो चीज़ें होती है, वो नॉर्मल सिम्टम्स वो चीज़ें होती है, बट स्किज़ोफ्रेनिया में वो नहीं है, दैट इज द नेगेटिव सिम्टम्स। तो आपको पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव मतलब कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा एडेड है। नेगेटिव मतलब कि वो हमारे में है बट उसमें अवेलेबल नहीं है, ऐसे समझ लो, सिंपल, लाइक सिंपल लेमन में मैंने आपको बताया, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला है कि नेगेटिव सिम्टम्स, तो पॉजिटिव सिम्टम्स का क्या होते हैं, पॉजिटिव लाइक कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड थॉट्स। आप में हेलुसिनेशन डिल्यूजन वगैरह हो सकता है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। नॉर्मल पर्सन में हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, थॉट्स हो ही नहीं सकता, होगा तो उसको एबनॉर्मल ही मानेंगे हम, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, क्या क्या, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स एंड स्पीच, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है, ब्लंटेड अफेक्ट, मतलब कि अफेक्ट उसका ब्लंटेड होगा, एनहीडोनिया होगा, उसको किसी भी चीज़ में उसको मज़ा नहीं आएगा, पहले उस चीज़ में उसको मज़ा आ रहा था बट अब नहीं आएगा। जैसे हमें क्या है, हमें तो आ रही है ना चीज़ें, मज़े है ना। सो एनहीडोनिया हमें नहीं होती है, हमें एनहीडोनिया होगा, नो। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन मतलब कि लैक ऑफ मोटिवेशन, उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन ही नहीं होगा। सोशल विथड्रॉल होगा, अकेले रहना पसंद करेंगे। ब्लंटेड इफेक्ट होगा, एनिडोनिया होगा, एलोजिया होगा, डिक्रीज स्पीच, स्पीच नहीं लाइक ज़्यादा डिक्रीज स्पीच, अमाउंट ऑफ
स्पीच कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट, उसको छोड़ के। तो एनिडोनिया भी नेगेटिव सिम्टम्स है, एलोजिया भी नेगेटिव सिम्टम्स है, सोशल विथड्रॉल भी नेगेटिव सिम्टम्स है, एक्सेप्ट सी क्या है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, इट इज द पॉजिटिव सिम्टम्स नॉट नेगेटिव सिम्टम्स। तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आंसर इज सी। आंसर क्या है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, a patient admitted in the hospital and he has taken the food on first day, but second day he denied to eat food and telling that it is a poison, I can't eat it. This is the best described as illusion, delusion, hallucination or disorganized thinking. So it is the delusion of persecution. कल उसने वो खाना खा लिया, आज कह रहा है कि उसने जहर मिला दिया, उसको शक हो रहा है ना। पर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में यही बेसिकली उसको लगेगा, शक लगेगा कि वो ना कुछ मुझे मारना चाहता है, उसमें उसने जहर मिला दिया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो डेफिनेशन है ना, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये जितने लाइक हमारा ब्लंटेड अफेक्ट हो गया, एनिडोनिया, एवोल्यूशन, ये सारा जो टर्म्स है ना, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि ये सब होता क्या है। आपको सबका मीनिंग अच्छे से आना चाहिए फॉर साइकियाट्रिक, ठीक है। आपको ये साइकियाट्रिक में, ये टॉपिक में आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल ही आना चाहिए, तभी आपको टॉपिक भी समझ में आएगा बेसिकली, है ना। व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन बर्न पेशेंट। उन्होंने बोला कि बर्न पेशेंट में प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा। सो प्रायोरिटी क्या होगी? एयरवे होगा, ब्रीदिंग होगा, सर्कुलेशन होगा, है ना। सो फ्लूइड रिप्लेसमेंट, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट फैट एम्बोलिज्म, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। सो आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं ऑप्शन, आंसर होगा बी, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। क्योंकि ना जो बर्न पेशेंट होते हैं ना, इन एक्यूट फेज बर्न पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी है ना, मोर्टेलिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है इन बर्न पेशेंट। सो वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन आफ्टर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। इन इंडिया व्हेन वाज द JSY, दैट इज द जननी सुरक्षा योजना स्कीम इज लॉन्च। इट इज इन 2005, सो डेट सबके सब लाइक जितने भी मदर है सबको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए हम प्रमोट कर सके, है ना। 2005 में आया था। ये सारे प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, ये प्रोग्राम्स तो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है? ऑफकोर्स आपको मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से भी पढ़ना है, या फिर आपने पढ़ रखा है देन वेल एंड गुड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ये भी मैंने पढ़ा रखा है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन एंड मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो ऑर्डर है ना, आपको ऑर्डर आना चाहिए, ये ऑर्डर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर से ही आता है बेसिकली क्वेश्चन। सो हीट सेंसिटिव वैक्सीन, हीट सेंसिटिव वैक्सीन का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन होता है जो हम बच्चों को देते हैं? डेट इज BCG, बट कब? आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो BCG है ना, वो पाउडर फॉर्म में होता है। अब पाउडर तो थोड़ा ना बच्चों को इंजेक्ट करोगे, किसी को भी पाउडर इंजेक्ट कर सकते हो नहीं ना। सो पाउडर को हमें क्या करना है? पहले लिक्विड करना होता है, तो मतलब कि हम उसमें नॉर्मल सलाइन इंस्टिल करते हैं, नॉर्मल सलाइन से हम उसको डाइल्यूट करते हैं। BCG को हम किससे डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करते हैं। एंड आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आफ्टर नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करने के बाद आपको BCG जो है वो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है OPV, वेरी इंपॉर्टेंट, OPV, IPV, ठीक है। उसके बाद मीजल्स हो गया हमारा, MR हो गया, मिजल्स, MR हो गया, रोटा वायरस, ये आपको सीक्वेंस याद करना, ठीक है ना। रोटा वायरस, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, DPT, ठीक है ना। देन BCG का बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, बट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर बोलता तो क्या बोलेंगे हम? सबसे ज़्यादा होगा वो, ठीक है। उसके अलावा हमारा TT हो गया, पेंटावेलेंट हो गया और हमारा हेपेटाइटिस बी हो गया। हेपेटाइटिस बी इज द लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, मतलब कि ये सबसे लीस्ट हीट सेंसिटिव है, ठीक है ना। अगर आपसे कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कोल्ड से सेंसिटिव कौन सी वैक्सीन होती है, तो कौन सी होगी? आप खुद ही दिमाग लगाओ। ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस बी, है ना। हेपेटाइटिस बी लीस्ट हीट सेंसिटिव है, मतलब कि मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव होगा, तो हेपेटाइटिस बी हो गया, है ना। हेपेटाइटिस बी हो गया। उसके अलावा हमारा पेंटावेलेंट हो गया, सारे TT वाले, ऐसे याद कर लो, सारे TT वाले, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, TPT, सारे T सीरीज वाले,
सारे टी सीरीज मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको निमोनिक भी सिखाया था, सारे टी सीरीज वाले, डीपीटी हो गया, डीटी हो गया, टीटी हो गया, ये सारे हमारे क्या है, कोल्ड सेंसिटिव। ऑल टी सीरीज वैक्सीन आर कोल्ड सेंसिटिव। तो ये चीज आपको याद हो गई, तो आंसर अब करते हैं। विच इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी, ये तो सबसे कोल्ड सेंसिटिव है, बिल्कुल गलत। डीपीटी भी नहीं है, बीसीजी, बीसीजी एंड ओपीबी। बीसीजी सिंपल बीसीजी बोला, इट मीन्स इट इज बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ओपीवी इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, बट अगर उन्होंने बोल दिया कि बीसीजी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा आंसर बीसीजी होता, सी होता, ठीक है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र? सो महाराष्ट्र का न्यू नाम क्या रख दिया गया है, दैट इज संभाजी नगर। आपको पता है कि आजकल सब सारे जगह का नेम चेंज हो रहा है ना, सो ऐसे ही औरंगाबाद का नेम भी चेंज हो गया है एंड उसका नाम रखा गया है संभाजी नगर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट मतलब कि अब मैं आपको डेली क्या करूँगी, डेली 20 to 30 MCQ जो प्रीवियसली जो आ रखे हैं, लाइक 2020, 21, 22, 23, 24 प्री मेंस में जो आ रखे हैं, वो मैं आपको अब प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब वो स्टार्ट होने वाला है, डेली सेशन वो स्टार्ट होगा। सो आपको बस डेली आपको आधे घंटे 1 घंटे लगे रहने हैं एंड वो क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। और अच्छे से बस पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।